हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैकआउट प्रीवियस पेपर्स ऑफ फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इस पेपर के अंदर 15 थे, जिनमें से हमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो हम 10 मार्क्स सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ले सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस वेक्टर इज सोलिनोइडल। यानी कि हमें ए की वैल्यू पता करना है जिसके लिए जो ये वेक्टर है उसका सोलिनोइडल हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोलिनोइडल जो होता है, सोलिनोइडल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। और जो हमारा डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस को हम डिफाइन करते हैं इस क्वांटिटी से। यानी कि अगर कोई वेक्टर है, उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ और उसको जीरो कर देंगे तो ये डाइवर्जेंस होता है। तो सोलिनोइडल के लिए हमारा डाइवर्जेंस जो होता है वो जीरो होता है। और डेल को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो जब हम इस हमारे जो वेक्टर है उसका जब हम डाइवर्जेंस लेंगे, तब हम जो है उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में हमारा आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कंपोनेंट के साथ, और इसी तरीके से के कंपोनेंट जो है वो के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम जो है देख सकते हैं कि इसका हमारा डेरिवेटिव आएगा। और जो डेरिवेटिव होगा वो 2ax का 2a हो जाएगा, 2y का 2 हो जाएगा, और 4z का 4 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो -3 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो -3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इजी इजी क्वेश्चन जो है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जिसमें हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और हम सभी को जो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेसिक शेप्स होते हैं उनके जो है हमें मालूम होने चाहिए। जैसा कि जो हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हम वहाँ जो है इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें जो है ये सारी वैल्यूज जो है याद होनी चाहिए कम से कम, ताकि ये जो क्वेश्चंस जो हैं 1 मार्क्स के जो हैं, तो हम जो है इजीली इसको सॉल्व कर पाए। इसी तरीके से मैंने यहाँ जो है सारे जो बेसिक शेप्स होते हैं उनका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रखा है। जैसा कि अगर हम हॉलो स्फीयर है हमारे पास, जिसको हम शेल भी बोलते हैं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एक और शेप होता है सिलेंड्रिकल। अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और अगर हम उसकी एक्सिस पे देख रहे हैं, एक्सिस यानी कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी सेंटर एक्सिस जो है उस पर अगर हम देखेंगे तो हमारा एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसी तरीके से अगर हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खोखला है, तो उसका एम आर स्क्वायर आता है। रॉड है हमारे पास, अगर हम उसके सेंटर से एक लाइन खींचेंगे और उसके अराउंड में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो 1/12 एम एल स्क्वायर आता है, वेयर एल जो है उसकी लेंथ है। इसी तरीके से अगर जो रॉड है, अगर हम उसके वन एंड पे देखेंगे, यानी कि हमने एक एंड के अबाउट अगर हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो 1/3 एम एल स्क्वायर आता है। इसी तरीके से डिस्क के लिए होता है। डिस्क क्या होती है हमारी, रिंग की तरह होती है पर सॉलिड होती है। तो अगर डिस्क के अगर हम डायमीटर के अलोंग देखेंगे, यानी कि इसके डायमीटर के अलोंग अगर हम जो है कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 एम आर स्क्वायर आता है। और डिस्क के अगर हम सेंटर के अराउंड कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हमारा डिस्क होगा और उसके सेंटर के अराउंड एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसी तरीके से जो रिंग होता है, रिंग यानी कि अंगूठी, है ना, उसके अगर हम सेंटर के अराउंड जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एम आर स्क्वायर आता है। और डायमीटर के अलावा और अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये सारे जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला है हमारे बेसिक शेप्स के, ये सब जो है हम सबको याद होना चाहिए। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज जीरो। वर्क डन इज जीरो बोल रहा है। बी ऑप्शन है लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सी है कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो। और डी है डाइवर्जेंस इज जीरो।
सो इस क्वेश्चन को हम जब भी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड पता होगी। सो बहुत ही इजी है। कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स। सबसे बेसिक सबसे बेसिक क्या है कि वर्क डन, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो। यानी कि अगर हम कोई वर्क डन कर रहे हैं ए से बी तक और अगर वो क्लोज पाथ फॉलो कर रहा है ना, यानी कि हमारा जो ए है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी है, तो जब वर्क कर रहे हैं वो ए से बी तक जाके वापस बी से ए आ रहे हैं, तो हमारे क्लोज पाथ बन जा रहा है। और ये जो इंटीग्रल हमारा है वो क्लोज पाथ को डिफाइन कर रहा है। तो जब हम क्लोज पाथ में अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका जो कर्ल होता है वो जीरो होता है। कर्ल यानी कि डेल क्रॉस एफ। अगर हम डेल क्रॉस एफ लेंगे, हमारी जो फील्ड जो है एफ है, यहाँ पे एफ क्या है? फील्ड है। अगर हम फील्ड का डेल क्रॉस ले लेंगे, यानी कि अगर हम उसका कर्ल ले लेंगे तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वो जीरो होता है। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ इफ द फील्ड इज कंजर्वेटिव। यानी कि एफ अगर कंजर्वेटिव है तो उसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? ए जो है वर्क डन इज जीरो, तो ये तो गलत है क्योंकि वर्क डन जो है सिर्फ जीरो होता है लेकिन सिर्फ क्लोज पाथ के लिए जीरो होता है। बी बोल रहा है लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो दिस, ये जो हमारा इंटीग्रल है फील्ड का, इसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। और ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टीज पता हो जाए। कर्ल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी गलत हो सकता है, ये भी जो है गलत ही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कर्ल जो है वो फील्ड का जीरो होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? डाइवर्जेंस इज जीरो। तो डाइवर्जेंस की जो है ये हमें डाइवर्जेंस हमें डाइवर्जेंस के बारे में ये हमें नहीं बताता है, तो इसका जो है ऑप्शन हम नहीं बता सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज प्लेन वेव, सर्कुलर वेव, सिलेंड्रिकल और इलिप्टिकल। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन के टाइप्स। तो डिफ्रैक्शन जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए। नंबर वन है कि जो हमारा सोर्स होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। यानी कि जहाँ पे हम अपने सोर्स को देख रहे हैं वो बहुत ही दूर होता है। और उसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सोर्स, सॉरी, जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स होता है वो फाइनल डिस्टेंस पे होता है। जैसा कि जो है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर ये सोर्स है तो हमारा जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो उसको पास से करते हैं, ये जो है फाइनाइट है। ओके, तो जो हमें वेव फ्रंट मिलता है वो स्फेरिकल मिलता है। वहीं जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है उसमें जो सोर्स होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है और जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत ही दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो जो हमारे जो सोर्स की जो वेवफ्रंट्स होती हैं वो तो स्फेरिकल होती हैं, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इट फील्स लाइक अ प्लेन वेव। यानी कि अगर हम जो है बहुत दूर पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसको देखते हैं तो वो हमें जो स्फेरिकल वेव्स है वो हमें प्लेन वेव्स नजर आती है। तो इसलिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट होती है उसको हम प्लेन वेव कंसिडर करते हैं। सो हमारे इस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी, क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ क्वार्टर वेव प्लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे विल बी। मतलब कि ये कह रहा है कि जो हमारा क्वार्टर वेव प्लेट होती है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है
ई रे और ओ रे के बीच में, वो हमें बताना है। ओके। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेवलेट्स क्या होते हैं। सो वेवलेट्स आर मेड अप ऑफ बायोरेफ्रिजरेंट क्रिस्टल्स। बायोरेफ्रिजरेंट क्रिस्टल्स का मतलब होता है ऐसे क्रिस्टल्स जिसके अंदर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाए जाए, यानी कि उसके अंदर दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हों अलग अलग। यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट लाइट है, तो अगर वो किसी बायोरेफ्रिजरेंट क्रिस्टल से जा रहा है, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल होगा ये बायोरेफ्रिजरेंट है। बायोरेफ्रिजरेंट यानी कि जो हमारी जो इंसिडेंट लाइट होगी वो टू कंपोनेंट्स में टूटेगी, और दोनों इसलिए टूटेगी कि दोनों के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो डिफरेंट है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज लाइट इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लाइट को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो टू कंपोनेंट्स में हम उसको तोड़ सकते हैं। एक होती है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा बायरिफ्रेक्टेंट क्रिस्टल है उसके अंदर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, और ये दोनों हमारे जो कंपोनेंट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फेस करेंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा ई कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ई ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, वो डिफरेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करेगा, और जो हमारा ई पैरेलल कंपोनेंट है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है फेस करेगा। तो इन दोनों के डिफरेंट डिफ्रेक्टिव इंडेक्स फेस करने की वजह से लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल में जो है बेंड होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब लाइट जो है किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे के अकॉर्डिंगली वो बेंड होती है। तो हमें दो लाइट देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, ई रे और ओ रे। और ये दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती हैं, बिकॉज इन रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो लाइट होती है उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। ओके। सो जिसकी वजह से ई रे और ओ रे के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस आता है। फेज डिफरेंस का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि दो आदमियों के बीच में रेस है। ओके। दो आदमियों के बीच में रेस है, तो उन दोनों में क्या है कि एक जो है वो फास्ट है और एक जो है स्लो है। ओके। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक जो आदमी होगा वो बहुत आगे निकल चुका होगा और दूसरा आदमी जो है पीछे होगा। तो इनकी जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में आ रहा है, इसी को हम जो है फेज डिफरेंस बोलते हैं। ओके। इसको हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी ई रे है और ओ रे है वो दोनों अलग अलग स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों जो है आगे पीछे हैं, और उन दोनों के वो दोनों एक दूसरे से कितना आगे पीछे हैं उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। तो अब हमारे पास जो वेव प्लेट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। ये नंबर वन क्या है हमारा, क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, वन बाय फोर्थ। ओके। और जो हमारी क्वार्टर वेव प्लेट होती है इट प्रोवाइड पाथ डिफरेंस ऑफ वन बाय फोर टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। यानी कि क्वार्टर वेव प्लेट से जब लाइट पास होगा तो ई रे और ओ रे के बीच में वो हमें पाथ डिफरेंस प्रोवाइड करता है, जो कि लेमडा बाय फोर टाइम्स होता है। सो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, वो फेज डिफरेंस फाई के डेल फाई के लिए टू पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। सो अगर हम क्वार्टर वेव प्लेट के लिए देखेंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस लेमडा बाय फोर है, तो जब उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो टू पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा बाय फोर, तो हमारा जो क्वार्टर वेव प्लेट का फेज डिफरेंस आ जाएगा वो होगा पाई बाय टू। ओके। सो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा पाई बाय टू। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाफ वेव प्लेट की, सो हाफ वेव प्लेट का मतलब, हाफ का मतलब है तो वन बाय टू। सो जो हाफ वेव प्लेट होगा वो ई और ओ रे के बीच में पाथ डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, जो कि लेमडा बाय टू होगा। और फिर अकॉर्डिंगली अगर हम जो है उसका फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो टू पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा बाय टू विच इज इक्वल्स टू पाई, है ना। सो जो ई रे और ओ रे होंगी वो हाफ वेव प्लेट में पाई डिफरेंस के पाई डिफरेंस जो है उनके बीच में होगा, उनके फेस के बीच में पाई डिफरेंस होगा। ओके। एंड हियर वी कैन इंक्लूड वन मोर प्रॉपर्टी, कि अगर हम जो है क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर अगर हम लीनियर पोलराइज लाइट डालते हैं, लीनियर पोलराइज लाइट
अगर हम क्वार्टर वेव प्लेट से पास कराएंगे तो हमें क्या है, सर्कुलर पोलराइज लाइट मिलती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हाफ वेव प्लेट का काम क्या होता है कि वो पाई 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। यानी कि अगर हम सर्कुलर पोलराइज लाइट डालेंगे, सर्कुलर पोलराइज लाइट में भी अगर हम लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट डालेंगे तो हमें क्या है, राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट मिलेगी, और वाइस वर्सा। अगर राइट डालेंगे तो लेफ्ट मिल जाएगी। यानी कि इन्वर्जन हमें प्रोवाइड करता है। जो हाफ वेव प्लेट का हो, हाफ वेव प्लेट जो है पोलराइजेशन में इन्वर्जन हमें प्रोवाइड करता है। और क्वार्टर वेव प्लेट क्या होता है कि लीनियर पोलराइज लाइट को सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।